नमस्कार दोस्तों, लीगल हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो जो कि पार्ट 1 था उसमें हमने रोड एक्सीडेंट होने पर कंपनसेशन से संबंधित बात की थी। इस वीडियो में रोड एक्सीडेंट में डेथ होने पर कंपनसेशन की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है ये समझेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो है मृतक की एज कितनी थी, उसकी इनकम कितनी थी और उसके ऊपर परिवार के कितने सदस्य डिपेंडेंट थे। दोस्तों, पहले जो डिफरेंट कोर्ट्स थे उन्होंने अपने डिसीजंस में अलग अलग कैलकुलेशंस दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 डिसीजंस के माध्यम से इस प्रोसेस को काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दिया, सरल कर दिया। पहला तो 2009 का सरला वर्मा का डिसीजन था, दूसरा ये रेशमा कुमारी का 2013 का, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन था वो था 2017 का प्रणय सेठी का। तो अब एक जो जो टेबल्स हैं उसकी सहायता से सरल सी गणना करनी होती है और वो अमाउंट निकल आता है। तो सबसे पहले हम इनकम में से इनकम टैक्स को डिडक्ट कर देते हैं, और अब जो सामने आपके चार्ट है तो उसको हम देखेंगे, जिसके माध्यम से जो डिडक्शंस होती हैं वो कैसे की जाती हैं हम इसको देखेंगे। जैसे इसमें जो डिपेंडेंट्स हैं अर्थात आश्रितों, उनकी संख्या के हिसाब से गणना की जाती है कि यदि मृतक विवाहित था, मैरिड था और उसके ऊपर 2 से 3 आश्रित थे, डिपेंडेंट थे, तो उसकी जो आय है उसमें से 1/3 हम डिडक्ट कर देंगे, डिडक्शन हो जाएगा। इसका ये अर्थ है कि ये माना जाएगा कि वो इनकम का 1/3 अपने ऊपर और बाकी जो 2/3 था वो डिपेंडेंट्स पे खर्च करता था। इस प्रकार उसके जो अपने ऊपर खर्च में उसको हम उसका डिडक्शन हम कर देंगे, क्योंकि वो खर्च तो अब होगा नहीं। तो ये डिडक्शन यदि डिपेंडेंट 4 से 6 अगर होते तो 1/4 होगा, और अगर 6 से ज़्यादा होते हैं तो वो 1/5 डिडक्शन इसमें हो जाता है। इसी तरह यदि मृतक अनमैरिड है तो जो डिडक्शन है वो आधा होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि मदर अगर विधवा है, इस तरह की कोई कंडीशन है तो उसमें जो कोर्ट है वो डिडक्शन को कम भी कर सकती है। अच्छा, दूसरा स्टेप आता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का, अर्थात आने वाले सालों में मृतक की जो इनकम है मान के चलते हैं कि उसमें वृद्धि होगी। और इस गणना में हम 2 फैक्टर लेते हैं, एक जब मृतक परमानेंट एम्प्लॉय हो, और दूसरे में जब मृतक परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो जब परमानेंट एम्प्लॉय होता है तो ये जो सामने ये जो चार्ट है ये सामने दिखाई दे रहा है, ये चार्ट हम यूज़ करते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि 40 वर्ष से कम आयु होगी तो 50% एडिशन होगा। यदि 40 से 50 के बीच में होगी तो 30% होगा, और 50 से 60 में 15%, और 60 से ऊपर इसमें कोई जो एडिशन है वो नहीं होता। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यदि मृतक मैरिड था और टैक्स को काटने के बाद उसकी जो इनकम है वो 60,000 थी, और मृत्यु के टाइम उसकी आयु को हम मान लेते हैं कि 30 साल उसकी आयु थी, और 3 उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो जो पहला वाला जो चार्ट था उसके माध्यम से अगर हम देखते हैं तो उसकी जो डिडक्शन है वो 1/3 होगी, यानी कि 20,000 रुपये, तो 40,000 उसमें शेष अमाउंट बचेगा। अब दूसरे चार्ट के हिसाब से 50% फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऐड होंगे, और तो 40,000 में 20,000 ऐड करने के बाद में फिर ये 60,000 हो गए। उसके बाद अगर इसमें सेल्फ एम्प्लॉय का केस होता तो जो एडिशन है वो 40%, 25, मतलब एज के हिसाब से 15%, ये सब होता। अब स्टेप आता है मल्टीप्लायर का। तो मल्टीप्लायर के लिए ये चार्ट जो आपके सामने है इसको हम यूज़ करते हैं, जिसमें मृतक की आयु जैसे इस वाले केस में 30 वर्ष थी तो मल्टीप्लायर हम लेंगे 17। इसी तरह जो भी आयु होती हम उसी हिसाब से इसको मल्टीप्लायर को ले लेते। अब जो कैलकुलेशन कैसे होगी, 60,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, जो कि 10,20,000 आएगा। अब इसको अगर 12 महीने का यानी पूरे वर्ष का अगर हम निकालते हैं तो 12 से फिर से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, और ये 1,22,40,000 ये अमाउंट आया। अब कुछ ऐसे हेड्स भी हैं जो कि फ़िक्स अमाउंट हैं, जब कोर्ट ने बोला कि ये जो अमाउंट है ये तो मिलेगा ही, जैसे लॉस ऑफ एस्टेट के उन्होंने 15,000 कर दिए हैं, लॉस ऑफ कंसोर्शियम के 40,000, फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं उसके 15,000, तो ये जो 70,000 का अमाउंट है इसको भी इसमें जोड़ दिया जाता है।
और ये जो फिक्स अमाउंट है इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा है कि इसको हर 3 साल में 10% इसको बढ़ाया जा सकता है। ये इन्फ्लेशन है उसको ध्यान में रखते हुए ये बात कही है। इसके अतिरिक्त जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जब पेटिशन फाइल करते हैं तो उसकी डेट से जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें जुड़ता है, यानी वो इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इस प्रकार रोड एक्सीडेंट में जो डेथ होने पे जो कंपनसेशन है उसकी गणना की जाती है। इसको समझने के बाद में कुछ प्रश्न उठते हैं, स्वाभाविक सा है आपके इसमें कुछ क्यूरीज होंगी, जैसे कि यदि मृतक की जो इनकम है वो अगर प्रूव नहीं हो पाए तो क्या होगा, कि भाई फिर क्या कंपनसेशन की गणना कैसे होगी, या मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो अगर स्टूडेंट था तो किस प्रकार उसकी जो इनकम को हम निकालेंगे, और हाउसवाइफ की जो इनकम की गणना है वो कैसे होगी, और यदि रोड एक्सीडेंट में किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए तो क्या उसको कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यदि डेथ से पहले वो हॉस्पिटल में रहा है तो उसका जो एडमिट रहने पे जो खर्चा हुआ है वो उन खर्चों का क्या होगा, और यदि घटना को कुछ साल गुजर गए हैं तो भी क्या क्लेम इसके लिए किया जा सकता है, यानी कि क्या उसका कोई लिमिटेशन पीरियड है। तो इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और इन सब क्वेश्चंस को हम उसमें डील करेंगे। तो बने रहिए हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको लगता हो कि इससे किसी का लाभ हो सकता है तो इसको शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।